गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो वी आर बैक। अभी हमने चैप्टर 3 के एक सेशन को कंप्लीट करा है। आज हमारा ये पार्ट 2 है। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। साइंस पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक्स का रेफरेंस लेकर के, और क्लास 9 की साइंस को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो पिछले 2 चैप्टर्स हम कवर कर चुके हैं और आज चैप्टर 3 का दूसरा सेशन है। पहला सेशन अगर आप देखोगे तो चीज़ें रिकैप हो जाएंगी। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर का नाम है। तो आज की डेट में हम एटम्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, आयंस है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन हम आज एटम्स वाले टॉपिक को कवर करेंगे। सेशन को छोटा रखने की कोशिश करेंगे क्योंकि आधे घंटे या 1 घंटे के सेशंस में ये ट्रेंड आ रहा है क्योंकि कम ही लोग देख रहे हैं इसको। तो छोटे छोटे वीडियो और सेशंस को हम लोग कोशिश करेंगे रैप अप करने के लिए, और ढेर सारे इसके यूनिट्स बनाएंगे, ढेर सारे पार्ट्स बनाएंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन विथ एटम्स। पहले हम इसके बारे में कुछ पॉइंटर्स यहाँ पे हमने नोट डाउन कर रखे हैं, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। एटम्स के बारे में बोला गया है स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट। अभी हम पढ़ रहे थे कि मैटर सराउंडिंग अस, हमारे आसपास की चीज़ें किस तरह से बनी हुई हैं, किस चीज़ की बनी हुई है। तो हमें पता चला कि मैटर एलिमेंट से बनी हुई है, कंपाउंड से बनी हुई है। अब एलिमेंट किस चीज़ से बना हुआ है, तो एलिमेंट्स का जो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट है, अगर किसी एलिमेंट को तोड़ोगे तो पता चलेगा कि एलिमेंट एटम्स का बना हुआ है। ओके, ये हमने डाल्टन की हाइपोथेसिस में अर्लियर सेशन में पार्ट 1 में हमने ये डिस्कस करा था। तो एटम्स को हम बोल सकते हैं कि दीज आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट। ये सबसे छोटे हैं। सबसे छोटे का मतलब ये है कि इससे और छोटा नहीं करा जा सकता। अगर किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करें तो सबसे छोटी चीज़ जो मिलेगी वो एटम होगी। इससे ज़्यादा फर्दर ब्रेक डाउन, उससे ज़्यादा छोटा और नहीं करा जा सकता। ओके, सेकेंड पॉइंट है इसका मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि जो एटम के पार्टिकल होते हैं वो इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आर्गन, नियॉन और हीलियम। ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हम फ्रीली इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं लैंड के ऊपर, ऐसा नहीं कि हमें साथ में पानी का मास्क लेके चलना पड़ता है। उसी तरीके से आर्गन, नियॉन, हीलियम ये कुछ ऐसे गैसेज हैं जिनको नोबल गैसेज भी बोलते हैं, आगे चल के हम पढ़ेंगे। ये फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। उसी तरीके से कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके एटम्स, जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट का एटम जो है HO, जिससे हाइड्रोजन बना है, ऑक्सीजन बना है, ये एलिमेंट्स फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते। इनको किसी न किसी का साथ नहीं चाहिए, कुछ नहीं तो खुद के ही साथ में चाहिए, 2 या 4 खुद की ही ग्रुपिंग हो, लेकिन वो फ्रीली एज ए सिंगल इंडिविजुअल एंटिटी वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अब जैसे मछली है, मछली कभी भी पानी के बगैर जी नहीं सकती। उसी तरीके से कुछ एटम्स हैं, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये फ्रीली एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल है इनका। ये अगर कोई भी और एलिमेंट और एटम इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है तो ये खुद की ही ग्रुपिंग कर लेते हैं। जैसे H2 के केस में 2 हाइड्रोजन आपस में आ गए, और ऑक्सीजन के 2 एटम्स आपस में आ गए, O2 हो गया। तो इस तरह से ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं है, ये दूसरे एटम्स पे डिपेंड हैं अपनी एग्जिस्टेंस के लिए। इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ये। ठीक है, तीसरा है पॉइंट हमने लिखा हुआ है कि साइज। अब जैसे हम लोग को कहीं जाना होगा तो हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं। मान लो हमें दिल्ली से बॉम्बे जाना है, गोवा जाना है, मुंबई जाना है, तो हम किलोमीटर्स में इसको एक्सप्रेस करते हैं कि मुंबई जाना है 1000 किलोमीटर यहाँ से जाना पड़ेगा, या फिर गोवा जाना है 1500 किलोमीटर जाना पड़ेगा। वैसे ही जब हम साइज बात करते हैं एटम्स की, तो ये इतने छोटे होते हैं कि इनकी साइज को नैनोमीटर्स में डिफाइन करते हैं। कि एटम, हाइड्रोजन का जो साइज है वो 0.1 नैनोमीटर है, ऑक्सीजन के ऐसे ही इनकी अगर हम साइज डिस्कस करते हैं तो हम बात करते हैं नैनोमीटर्स में। ओके, अब नैनोमीटर्स को समझो। नैनोमीटर्स होता कितना है? नैनोमीटर्स होता है 10⁻⁹ मीटर। -9 मीटर का मतलब ये है कि 1/10 के ऊपर 9 बार जीरो लगाओगे, उतना ज़्यादा डिविजन्स करोगे 1 मीटर के, तब जाके जो सबसे छोटा वाला यूनिट मिलेगा वो नैनोमीटर बनेगा। अब इसको 2 तरह से लिख सकते हैं। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। अब हम जानते हैं कि ये LHS है, लेफ्ट हैंड साइड है, और ये RHS है, राइट हैंड साइड है, इक्वल टू के। सिंपल मैथ है, अगर राइट हैंड साइड की जो चीज़ें हैं उसको लेफ्ट हैंड साइड में लाओगे तो उसका सिंबल चेंज हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। अब ये 10⁻⁹ है, अब ये मीटर के साइड है, ठीक है, राइट हैंड साइड के साइड।
अगर 10⁻⁹ को लेफ्ट हैंड साइड में लाओगे तो ये -9 है वो +9 हो जाएगा। यानी अगर सिर्फ इधर मीटर को छोड़ दोगे, बाकी 10.9 है इसको LHS में ला दोगे, लेफ्ट हैंड साइड में ला दोगे, तो ये सिर्फ मीटर रह जाएगा और इधर नैनोमीटर की साइड 10⁻9 हो जाएगा, -9 की जगह। वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, 1 मीटर इक्वल टू 10⁹9 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये लिखने के तरीके हैं और सिंपल मैथ है इसमें। अब इसको समझो, ये आइडिया लो कि होता कितना है नैनोमीटर की, आइडिया एक कॉन्सेप्ट लो कि ये कितना होता है। तो 1 मीटर कितना होता है, 1 मीटर कितना होगा, मान लो 5th क्लास का जो बच्चा है उसकी एवरेज साइज 1 मीटर होगी। अगर वो बच्चा अपनी ही साइज का एक स्टिक लाता है और बोला जाता है कि इस 1 मीटर की जो स्टिक लाए हो तुम, इसको 10⁹9 यानी 10 के बाद 9 जीरो लगाओ, इतने छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ो। तो हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, मान लो लेट से मैक्सिमम कितने टुकड़ों में तोड़ सकता है, 50 टुकड़ों में तोड़ेगा, 100 टुकड़े में तोड़ेगा। लेकिन अगर पॉसिबल हुआ और 10⁹9 टुकड़ों में उसने तोड़ दिया उस स्टिक को, तो जो छोटे छोटे जो सिंपलेस्ट टुकड़े मिलेंगे ना, उसको तुम आंखों से देख भी नहीं पाओगे। तो वो जो 10 के बाद 9 जीरोज हैं, इसके जो बाद टुकड़े मिले हैं इतने फ्रेगमेंट्स करने के बाद, उसको सिंगल टुकड़े को बोलते हैं 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर। यानी इतना छोटा होता है कि आप नेकेड आई से देख भी नहीं पाओगे, उतना छोटा एक एटम होता है। स्मॉलेस्ट एटम हाइड्रोजन को बोला जाता है, सबसे छोटा एटम, और इसकी साइज भी 1 नैनोमीटर नहीं होती है, उसका भी 10वां हिस्सा 0.1 नैनोमीटर होता है। ठीक है, तो एक आइडिया हुआ कि एटम कितना छोटा होता है, इसको इस चीज़ को समझने के लिए। नाउ सिंबल ऑफ एटम्स। अब हर एटम को बार बार पूरा पूरा नाम नहीं लिख सकते। जैसे पूरी केमिस्ट्री पढ़नी है, जितनी बार भी हाइड्रोजन आएगा पूरा HYDROGEN ऐसा नहीं लिखेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कितनी बार लिखेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, इसको एक डिनोट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल बना दिया। इसकी शुरुआत डाल्टन ने करी थी। तो डाल्टन ने एक अलग ही सिंबल का फिनोमेना शुरू करा था। अब जैसे हाइड्रोजन है, इसको डिनोट करने के लिए एक सर्कल बनाया, एक उसमें पॉइंट डाल दिया। एक एटम होता है, इसमें एक प्रोटॉन होता है, उसके हिसाब से जब भी उनकी अपनी लॉजिक थी उसके हिसाब से इस तरह से उन्होंने सिंबल करा। कॉपर के लिए सर्कल बनाया, बीच में C लिख दिया। ठीक है, तो बाद में ये चीज़ भी लोगों को थोड़ी डिफिकल्ट लगने लगी। क्यों? क्योंकि सर्कल बनाओगे तो सब लोगों का हाथ इतना सेट नहीं होता। सर्कल बनाओगे तो सर्कल का वो अंडा बन जाएगा, ठीक है, सर्कल टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, तो इतना ईजी ये भी नहीं था। तो बाद में एक जे बर्जीलियस थे, उन्होंने बोला कि ऐसे नहीं करते हैं, जो भी नाम होगा एलिमेंट का उसका 1 या 2 लेटर पकड़ते हैं और वही सिंबल बना देते हैं। तो ये फॉलो भी हुआ। IUPAC एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, वो इसको रिकमेंड करती है और उस पर अप्रूवल भी देती है। तो क्लोरीन के लिए अब C है और H है, उसका CHL है क्लोरीन का पुराना, उसका C लिया कैपिटल और एक लेटर L ले लिया। ठीक है, तो क्लोरीन बना दिया, इसका Cl बना दिया। आयरन का है, आयरन का IR होना चाहिए, लेकिन आयरन का जो सिंबल है, फॉर्मूला है, वो IR नहीं है बल्कि Fe है। क्यों? क्योंकि आयरन इंग्लिश नेम है, उसका जो ओरिजिनल नेम है लैटिन लैंग्वेज में, जैसे हमारे यहाँ संस्कृत है वैसे ही लैटिन है, जर्मन है, ग्रीक है, तो लैटिन लैंग्वेज में फेरम बोलते हैं आयरन को, तो वहाँ से आयरन का सिंबल उठाया, F और E उठा लिया फेरम का। लाइकवाइज गोल्ड है, गोल्ड का G होना चाहिए, लेकिन गोल्ड को लैटिन में ऑरम बोलते हैं, तो ऑरम का A और U उठा करके AU इसका सिंबल बना दिया। तो आप समझ गए होंगे कि सिंबल ऑफ एटम्स को कैसे डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। ये है एटॉमिक मास। एटम्स छोटे होते हैं लेकिन इनमें फिर भी एक वजन होती है, एक वेट होता है, एक मास होता है। अब वेट और मास में स्लाइटली डिफरेंस है, वो हम आगे चल के समझेंगे। लेकिन एक मास होता है एटम का, लेमन लैंग्वेज समझ लो, एक वजन होता है, उसको भी डिटरमाइन करना होता है। अब ये इतने छोटे होते हैं एटम्स कि आप इसको किस चीज़ पे तौलोगे। इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेज होते हैं उस पर तौलोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, उसको रीड ही नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए एटॉमिक मास को डिटरमाइन करने के लिए थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में इसको डिटरमाइन करा गया। तो ऑक्सीजन को उन्होंने रेफरेंस लिया था शुरू में। ऑक्सीजन में प्रॉपर्टी ये होती है कि हाईली रिएक्टिव होता है, ढेर सारे एलिमेंट्स ये रिएक्शन करता है। ऑक्सीजन बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं, मैक्सिमम एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। तो ऑक्सीजन का जो भी रिएक्शन करने के बाद कंपाउंड मिला, पहले उसका मास निकाला,
अब ऑक्सीजन के साथ जो कंपाउंड बना उसका मास निकाला, फिर उसको ब्रेक डाउन करके मैथमेटिकली बोला कि भाई जैसे वाटर है H2O है, तो पूरा H2O का मास निकाला। अब उसके बेसिस पे तोड़ तोड़ के फिर उसकी जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स है उसका मास निकाल दिया, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव मास। उसका इंडिविजुअल मास, एक्चुअल में उसका इंडिविजुअल मास को किसी दूसरे से कंपेयर करके, किसी और एटम से कंपेयर करके उसका मास डिटरमाइन करा गया। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि एटॉमिक मास अकॉर्डिंग टू डाल्टन ईच एलिमेंट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास। जितने भी एलिमेंट हैं, कॉपर हो गया, निकल हो गया, आयरन हो गया, सबका एक मास होता है। सारे भी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स के एटम्स का एक मास होता है। अब वही चीज मैंने लिखा है कि ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ एटम रिलेटिव एटॉमिक मासेस वर डिटरमाइंड। इतने छोटे होते हैं कि एक एक को तो आप वे नहीं कर सकते या डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो जो कंपाउंड बना रिएक्शन के, पहले उसका मास लिया, फिर मैथमेटिकली उसको सॉल्व करके इंडिविजुअल एटम का मास उन्होंने ले लिया, डिटरमाइन कर लिया। ठीक है, तो पहले जो रेफरेंस था वो ऑक्सीजन को डिटरमाइन करते थे। ऑक्सीजन की कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज थी, जैसे ऑक्सीजन से रेफरेंस लेके जो भी एटॉमिक मास निकालते थे वो होल नंबर में आता था। अब उसमें क्या था कि 1/16 ऑफ एटॉमिक मास, ये देखते थे कि जो भी एलिमेंट है, लेट से हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, जो भी एलिमेंट का एटम है उसका मास कितना होगा, तो वो देखते थे कि पहले ऑक्सीजन एटम का मास कितना है उससे 16 टाइम्स डिवाइड कर देते थे। ऑक्सीजन एटम का जितना मास है उसके डिवाइड कर दो 16 टुकड़ों में, मतलब 1/16 ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन एटम, वो होता था उस एलिमेंट का एटम का मास। बाद में मॉडर्न रेफरेंस में, आजकल की डेट में, जो ऑक्सीजन को एक आइडियोलॉजी या एक मान लो कि एक आइडियल एटम या रेफरेंस एटम मानते थे मास डिटरमाइन करने के लिए, आज की डेट में वही मॉडर्न रेफरेंस या फिर इसको ये बोल लो कि स्टैंडर्ड रेफरेंस मानते हैं कार्बन 12 एलिमेंट को। कार्बन 12 एलिमेंट के जो एटम है उसको अब रेफरेंस मानते हैं मॉडर्न साइंस में, स्टैंडर्ड रेफरेंस के रूप में। तो ये देखते हैं कि कोई भी एलिमेंट का जो एटम है उसको कंपेयर करते हैं कार्बन से, जैसे आर्गन, हीलियम, नियॉन या फिर हाइड्रोजन, कुछ भी हो गया, किसी भी एलिमेंट का जो एटम हो गया उसको कंपेयर किससे करेंगे, कार्बन से, कार्बन 12 एटम से। अब कंपेयर भी ऐसे करेंगे कि कार्बन 12 एलिमेंट का 1/12 पार्ट हो, तो जितना भी कार्बन एलिमेंट के 1/12 पार्ट आएगा उससे डिटरमाइन करते हैं कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का एटॉमिक मास कितना है। ओके, तो ये चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती हैं, लेकिन एक्चुअल में कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि इंडिविजुअल एटम इतने छोटे होते हैं कि उसको आप डिटरमाइन नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल है। तो ये जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं या ऑक्सीजन के कंपाउंड्स हैं, पहले उसका मास निकाला, फिर उसके बेसिस पे सिंप्लीफाई करके मैथमेटिकली आप कार्बन को रेफरेंस ले लिया और उसका 1/12 कर दिया, उसके हिसाब से उस पर्टिकुलर एलिमेंट का एटॉमिक मास आपने डिटरमाइन कर लिया। अब यूनिट बोलते हैं, जैसे लेंथ है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट क्या है, किलोमीटर है। वैसे ही एटॉमिक मास का जो भी वजन आया किसी एटम का, उसका यूनिट पहले हम लोग बोलते थे एटॉमिक मास यूनिट, AMU। ठीक है, अभी स्टैंडर्ड में आज की डेट में, जैसे मैंने पहले ही मेंशन करा था, एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको बोलते हैं IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत सारी स्टडी करती है और अप्रूवल देती है। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, AMU थोड़ा सा स्टैंड लग रहा है, तो इसको अब सिंप्लीफाई करके U कर दिया। यानी अब कोई भी चीज़ है उसका एटॉमिक मास अगर हमें डिटरमाइन करना है और उसका सिंबल लिखना है कितने किलोमीटर या कितने किलोग्राम है, तो उसकी जगह सिर्फ U लिख देते हैं। U मतलब यूनिफाइड मास। ओके, अब कुछ स्टैंडर्ड एलिमेंट्स हैं, उसके एटम्स का अगर हम मास बताएं तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1U, सबसे छोटा एटम है, इसका मास, इसका वजन है 1U। ऑक्सीजन, इसका मास है 16U। C12 यानी कार्बन, इसका मास है 12U। ठीक है, तो अभी एटम्स, उसके सिंबल क्या होते हैं, एटॉमिक मास, अभी इतना ही हम समझते हैं। धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे ताकि ये बोरिंग भी ना हो, लेंथी भी ना हो और इजी टू गो हो और आप चीज़ों को समझ सको। ओके, अगर आप इन चीज़ों को डिटेल में जानना चाहते हो तो आप और भी रेफरेंसेस को रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर नाउ एंड लेट्स गेट रेडी फॉर नेक्स्ट वीडियो।